गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबके सामने मैंने अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर के आप सब लोगों के पास आया हूं। जो भी स्टूडेंट यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी या झारखंड पीजीटी या डीएसएसबी या आपके बिहार पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वन लाइनर एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस प्रैक्टिस सेट में किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इंक्लूड किए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले हम नज़र ये रखेंगे कि नहीं पूछा है, तो हम एक काम करते हैं कि देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि लेखांकन परमाप 26 के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा ही लेखा पुस्तकों में किया जाता है। ये ऑप्शन हमारा सही है। स्वनिर्मित ख्याति का समायोजन साझेदारों के पूंजी खाते के माध्यम से किया जाता है। ये भी हमारा ऑप्शन सही है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है। ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति नहीं है बल्कि एक अमूर्त संपत्ति है जो न दिखाई देने वाली संपत्ति है। आपको मैं बताता चलूं कि प्रारंभिक व्यय हो गए, इस टाइप के जितने भी होती है संपत्तियां जो पीएल के साथ साथ आपके एसेट्स में भी दिखाई जाती है, तो उनको हम एक काल्पनिक संपत्ति के नाम से जानते हैं। तो ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति न होने के साथ साथ एक प्रकार की अमूर्त संपत्ति है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई मद तब सार्थक मानी जाती है जब यह, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कोई मद तब सार्थक मानी जाती है कि जब यह उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हो। क्योंकि कोई मद सार्थक तभी मानी जाएगी जब हमारे वो मकसद की हो, हमारे काम की हो। अन्यथा की स्थिति में वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो उसकी हमको कोई नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हो। प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्रेशम का नियम स्पष्ट करता है। तो ग्रेशम के नियम में थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँ कि सबसे पहले ग्रेशम ने एक नियम क्या दिया था कि जो भी बुरी मुद्राएं होती है मार्केट में, वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जैसे आपके पास 2 10 के नोट हैं और दोनों 10 के नोट में एक नोट बहुत गला हुआ है और दूसरा नोट बहुत कड़ा है, जिसको आप अभी एटीएम से ले करके आए हो, तो आपकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि अगर दोनों नोट आपने साथ निकाला है तो दुकानदार को आप गला हुआ नोट पहले देने की कोशिश करते हो और अच्छा हुआ नोट अपने पास रख लेते हो। और सेम यही रूल ग्रेशम के नियम में भी स्पष्ट करता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अंकेक्षण अनिवार्य है, यानी ऑडिट किसके लिए इम्पोर्टेंट है या किसके लिए नेसेसरी है। तो ऑडिट कराना, आइए ऑप्शन देख लेते हैं कि किसके लिए ज़रूरी है। न्यासों के लिए, संयुक्त स्कंद कंपनी के लिए, एकल स्वामित्व वाली इकाई के लिए या साझेदारी फर्म के लिए। तो साझेदारी फर्म हो या एकल स्वामित्व वाली इकाई वाला कोई बिजनेस हो या न्यासों के लिए, ये अंकेक्षण अनिवार्य नहीं होता है, बल्कि इसमें संयुक्त स्कंद पूंजी हो या बैंकिंग कंपनी हो, ठीक है, इसके लिए जो है ऑडिट कराना ये अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा कि संयुक्त स्कंद कंपनियों के लिए ऑडिट कराना नेसेसरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 है कि हाथोर्न परीक्षण किसके द्वारा किया गया था। तो मानव कल्याण से संबंधित जो भी बात आएगी तो आपके हाथोर्न परीक्षण किसके द्वारा किए गए थे। तो हाथोर्न परीक्षण ये हमारा किया गया था जॉर्ज एल्टन मेयो के द्वारा। ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है कि जॉर्ज एल्टन मेयो के द्वारा हाथोर्न परीक्षण किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संरक्षण शुल्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यानी कि जब भी कोई देश का व्यापारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अपने वस्तु से रिलेटेड काम करता है, तो उस कंडीशन में जो संरक्षण शुल्क लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उस देश के, तो उसका मकसद क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि स्वदेशी उद्योगों को संरक्षित करना। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि स्वदेशी उद्योगों को संरक्षित करना संरक्षण शुल्क का मुख्य उद्देश्य होता है।
तो वीडियो को फटाफट से शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऐसी ही वीडियो ढेर सारी आपको मिलने लगेंगी। कॉपी पेन उठा लो और नोट्स एक साइड से बनाते चलो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय का एक तत्व नहीं है। तो समन्वय का तत्व में क्या क्या आता है? आपके समन्वय का मतलब ये होता है कि किसी भी संस्था में किसी प्रबंधक के द्वारा जब काम लिया जाता है तो समन्वय का मतलब यही होता है कि सभी कर्मचारियों को आपस में मेल मिलाप करा करके प्यार मोहब्बत से उनसे काम लिया जाए, और जो कर्मचारी थोड़ा लूज हो, किसी काम को करने में असक्षम हो, तो उसको उसके प्रति समझाया जाए, उसका सहयोग किया जाए, उसको समझाने का काम किया जाए, और कम्युनिकेशन स्किल ऐसी रखा जाए कि आसान से आसान शब्दों में, वर्ड्स में हम यूज़ करना चाहिए एक प्रबंधक को अपनी बातों को, ताकि सामने वाला कर्मचारी अगर थोड़ा बहुत कम पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी बात वो आसानी से समझ सके। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय का तत्व नहीं है? आइए पहले तत्व को देख लेते हैं। सहयोग करना ये भी समन्वय का तत्व है, पारस्परिक समझ करना ये भी समन्वय का तत्व है, कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण करना यह भी हमारा समन्वय का तत्व होता है। यहाँ पर जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, ये हमारा समन्वय का तत्व नहीं है, बल्कि ये हमारा जो तत्व है ये आपके निर्देशन से रिलेटेड चला आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 है कि जब अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिया हो तो उसका लेखा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पिछले एग्जाम्स में और हर टाइप के एग्जाम्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे क्यों ना वो यूपी पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अभी और आगे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को एकदम से स्किप मत करना मेरे भाई, वीडियो को स्किप करने लायक है ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 हमारा कह रहा है कि जब अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिया हो तो उसका लेखा कहाँ पे किया जाता है। तो आपको बताते चले कि जब अंतिम रहतिया यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर ही शामिल कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जोड़ना, उसका घटाना पहले ही ऑलरेडी सब कुछ किया जा चुका है। और ऐसी कंडीशन में जब क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया जाता है तो उसकी जो लेखा होती है, उसका अकाउंटिंग जो होता है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के असेट साइड में उसका लेखा हम करते हैं। तो आइए ऑप्शन पे भी थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। ऑप्शन ए है कि व्यापार खाता एवं आर्थिक चिट्ठे में, ऑप्शन बी है कि लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठे में, ऑप्शन सी है कि आर्थिक चिट्ठा के केवल संपत्ति पक्ष में, और ऑप्शन डी है कि व्यापार खाता के क्रेडिट पक्ष में। तो जब अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया जाता हो तो उसकी जो अकाउंटिंग होगी सिर्फ और सिर्फ हमारे बैलेंस शीट के असेट साइड में की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति कैसी होती है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता किस फर्म में बनाया जाता है या किस तरह के व्यवसाय में बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है अपने साझेदारी व्यवसाय में। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार के व्यवसाय में बनाया जाता है। तो साझेदारी व्यवसाय में बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बनता है कि पुनर्मूल्यांकन खाते की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो पुनर्मूल्यांकन खाते की डेफिनेशन सीधी सीधी ये होगी कि जब भी कोई फर्म में पार्टनर आता है, यानी कि न्यू पार्टनर की एंट्री हो, ओल्ड पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा हो, या कोई पार्टनर एक्सपायर कर गया हो, डेथ कर गया हो, तो उस कंडीशन में जितनी भी फर्म की लायबिलिटी होती है और एसेट्स होती है उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो इस वजह से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है कि जब कोई आए या किसी वजह से वो जाए तो उस कंडीशन में फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, ताकि सही सही स्थिति, सही सही सिचुएशन, सही सही अमाउंट हमारे सामने आ सके। ठीक है, ये तो पुनर्मूल्यांकन की डेफिनेशन हो गई। बट क्वेश्चन हमारा ये है कि पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति क्या है, यानी कि किस टाइप का वो खाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता ये हमारा एक प्रकार का जो है, ये हमारा एक प्रकार का नाममात्र का खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति है, ये एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है 10 है कि खाता बही एक पुस्तक है, यानी खाता बही किस प्रकार की पुस्तक है और इसमें किस प्रकार की अकाउंटिंग की जाती है। फाइनल एंट्री की जाती है या अभी हमारी पहले एंट्री की जाती है, किस प्रकार की एंट्री की जाए। तो खाता बही एक किस प्रकार की पुस्तक है, आइए ऑप्शन को देखते हैं।
खाता बही एक प्रकार के मूल प्रविष्टि की पुस्तक है, या अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक है, या समायोजन प्रविष्टि की पुस्तक है, या संशोधन प्रविष्टि की पुस्तक है। तो जर्नल फ्रेंड्स जो होता है अपना, ये अपना होता है, ये अपना जो जर्नल होता है ये अपनी होती है प्राइमरी लेवल की, यानी कि प्रथम, ठीक है, प्राइमरी लेवल की ये पुस्तक है जिसमें मूल प्रविष्टि होती है, ठीक है। और अपना जो लेजर होता है फ्रेंड्स, जो ये लेजर है, ये अपना जो लेजर है ये अपनी होती है सेकेंडरी पुस्तक या फाइनल एंट्री की पुस्तक के नाम से इसको जाना जाता है। तो खाता बही किस प्रकार की पुस्तक है, या खाता बही एक पुस्तक है, किस प्रकार की पुस्तक है, तो ये अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक है, यानी कि ये लेजर जो है एक प्रकार की फाइनल एंट्री की बुक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 है कि कंपनी का अंकेक्षण समाप्त करने के बाद अंकेक्षण को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कंपनी के मालिक जो होते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर जो होते हैं, वो रियल मालिक होते हैं। तो इन्वेस्टर में किस टाइप के इन्वेस्टर्स, ये भी हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हो या डिवेंचर्स वाले हों, ये हमारे कंपनी के रियल स्वामी या रियल वास्तविक स्वामी नहीं होते, ये कंपनी के मालिक नहीं होते, ये कंपनी एक बाहरी पक्षकार होते हैं। असल में जो कंपनी के मालिक होते हैं वो हमारे समता अंशधारी होते हैं। कौन होते हैं? वो हमारे समता अंशधारी जो होते हैं ये हमारे कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। तो अब आप ये बताइए कि जब आप अपने कंपनी का कोई काम कराएंगे, बड़ा या छोटा, किस टाइप का, या लेखों की जांच कराएंगे, तो आप तो ठहरे कंपनी के मालिक। तो जाहिर है कि कंपनी के जो मालिक होंगे, ऑडिटर आपके लेखों की जाँच करने के बाद किसको वो रिपोर्ट देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो वो देगा नहीं, क्योंकि आपने खुद उनको इम्प्लाई के तौर पे रखा हुआ है, वो आपके नौकर है, ठीक है ना। तो रिपोर्ट दो दी जाएगी, वो दी जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, समता अंशधारी को दी जाएगी, क्योंकि कंपनी के यही हमारे क्या होते हैं, स्वामी होते हैं, ठीक है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाएगी, कंपनी के रियल फाउंडर, रियल स्वामी यही होते हैं। तभी इनको आइडिया लग पाएगा ना कि हमने इन्वेस्ट किया है तो एक साल में हमने क्या कमाया और क्या गंवाया। उम्मीद करता हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। देखिए, मैं उतनी ही बात वीडियो में बोल रहा हूँ जितनी आपको नीड है, जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि कंपनी का अंकेक्षण समाप्त करने के बाद अंकेक्षण को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए अंशधारियों के सामने। प्रश्न नंबर 12 है कि अर्थशास्त्र में वितरण से तात्पर्य क्या होता है। इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में वितरण से क्या तात्पर्य होता है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में वितरण का तात्पर्य श्रम का बंटवारा होता है, उत्पत्ति के साधनों के बीच आय का बंटवारा होता है, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के बीच पूंजी का बंटवारा होता है, उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं का बंटवारा होता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ये है कि उत्पत्ति के साधनों के बीच आय का बंटवारा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निर्यातकों को कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें इतने लोगों ने गलती की है, मैं ग्रुप है, मैंने उसमें जब सेंड किया था इस क्वेश्चन को, एक तरफ से सबका जो आंसर आया था वो यही आया था कि हमारा भारतीय रिजर्व बैंक जो है हमारे एक्सपोर्ट करने वाले बिजनेसमैनों को कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान की जाती है। तो जबकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, वो देश का बैंक होता है, वो बैंकों का बैंक होता है, वो उस बैंक का रिलेशन किसी जनता से या किसी देश के नागरिक से नहीं होता है, वो बैंकों का लेखा जोखा करता है भारतीय रिजर्व बैंक, और साथ साथ नोट का निर्गमन भी करता है और साथ को नियंत्रण करता है। मौद्रिक लेन देन हुआ या आपके जो भी इस तरीके का, जैसे कि व्यापारिक बैंकों को लोन देना हुआ ब्याज दर पे, इस तरीके का काम आरबीआई करता है, ठीक है। तो निर्यातकों को कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी काम हमारा किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर होगा कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो है कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान की जाती है। आप खुद सोचो कि आप बिजनेस निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे हमको मतलब नहीं है। आप ये सोचो कि अगर आपको लोन वगैरह की नीड होती है, लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आप रिजर्व बैंक से लोन लेते हो? नहीं ना, इसी बैंक से लोन लेते हो, चाहे स्टेट से लोगे, पंजाब से लोगे, इंडियन से लोगे, बैंक ऑफ इंडिया से लोगे, या किसी भी लोगे, ठीक है ना। तो ये हमारे किस टाइप के बैंक है? ये सब हमारे व्यापारिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अगला प्रश्न है कि खुदरा रोकड़ पुस्तक का शेष प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले खुदरा रोकड़ पुस्तक यानी कि पेटी कैश बुक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा ये इसमें कॉलम बन जाता है। मान लीजिए कि ये हमारा अब आ गया कैश, ठीक है, और कैश हमने किसी को दे दिया 1000 रुपये। अब हमारे दुकान पे कोई एम्प्लाई रहता है, कोई शॉप पे एम्प्लाई रहता है, तो हमने उससे कहा कि ये एक दिन का 1000 रुपये पकड़ो, आज पूरे 10 घंटे जो भी हमारी दुकान खुली रहेगी, ठीक है, जितने भी लोग आएंगे हमारी शॉप ओपन रहेगी, जितने भी लोग आएंगे उनके चाय पानी पान जो भी इस तरीके के हमारे खर्चे होंगे तुम इसी 1000 में करना एक्सपेंसिव, और जो बच जाएगा लास्ट टाइम में मुझको बता देना, ठीक है। तो वो क्या करता है कि 10 रुपये की चाय ले आया, 20 रुपये का कुछ और ले आ दिया, 30 रुपये का कुछ और ले आ दिया। फाइनली हम ये मानते हैं कि हमारे 30 20 50 और 10 60 रुपये हमारे खर्च हो गए, और लास्ट में हमारे कितने हो गए, 40 रुपये हमारे बच गए हैं, ठीक है। तो खुदरा रोकड़ पुस्तक का शेष हमको जो प्रदर्शित करता है, यानी कि 1000 में से, नहीं सॉरी, हमारे ये मैंने 100 मान के चाहे 100 रुपया इसको मान लीजिए, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन पे कैलकुलेशन ठीक नहीं हो पा रहा है जगह कम की वजह से। तो खुदरा रोकड़ पुस्तक का जो शेष प्रदर्शित करता है 100 रुपये में से हम मान लेते हैं ये कि हमारे जो है 60 रुपये खर्च हो चुके, एक्सपेंस हो गए, और 40 रुपये हमारे हवाई हाथ में बच गए। तो वो शाम को बोलेगा उनका नौकर कि मालिक हमारे पास 40 रुपये बच गए, 40 रुपये बच गए इतने खर्चे करने के बाद। तो उसका जो खुदरा रोकड़ पुस्तक का जो शेष है ये हमारा कैश को प्रदर्शित करता है, यानी 100 रुपये में से 40 रुपये हमारे बच गए। और कैश जो है ये एक प्रकार की हमारी एसेट्स होती है, संपत्ति होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आज का खुदरा रोकड़ पुस्तक के शेष को लेकर जिनका कन्फ्यूज़न होगा, उम्मीद है कि आज उनका कन्फ्यूज़न 100% क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि अस्थायी संपत्तियों पर ह्रास किस प्रकार का उदाहरण है। यानी कि हम एक मशीन खरीदते हैं, मान लीजिए कि प्रिंटिंग मशीन हमने खरीदी 10 लाख रुपए की, और 10 लाख रुपए की मशीन को खरीदने के बाद मेरा काम बहुत ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, और सडनली क्या हुआ कि एक महीने में मेरा 500 उस पर खर्च हो गया, एक महीने में उसकी थोड़ा हमारी लेयर वगैरह ख़राब हो गई, उसके रोले वगैरह ख़राब हो गए, मिट्टी का तेल उसमें लगाना पड़ा। तो छोटे छोटे बहुत सारे हमारे खर्चे उस मशीन को चलाने के रिलेटेड, चलाने के संबंध में होते गए। तो यानी कि अस्थाई वो एक फिक्स्ड असेट्स है, बट उस पर छोटा छोटा हमारा खर्चा होता गया, और फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि उस मशीन की वैल्यू भी डाउन होती गई, क्योंकि उसके पार्ट्स भी तो ख़राब होते गए। तो उसको हम ह्रास बोलते हैं, डिप्रिशिएशन बोलते हैं। तो डिप्रिशिएशन लगना ये हमारा, क्योंकि मशीन धीरे धीरे ख़राब हुई है ना, इकट्ठा तो हमारी मशीन जल कट गई नहीं है, या वो इकट्ठा उसके लोहे पिघल नहीं गई है, वो धीरे धीरे हुए हैं। तो अस्थाई संपत्तियों पे जो ह्रास लगाया जाता है वो एक प्रकार का हमारा आयगत जो होता है, आयगत टाइप का, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अगला प्रश्न नंबर 16 है कि साझेदारी के गठन के लिए साझेदारों के बीच लिखित अनुबंध को क्या कहा जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक पार्टनर जब किसी काम को करने के लिए सहमत होते हैं, और सहमत होने से पहले वो ये चाहते हैं कि हमारे बीच जो भी काम हो, जो भी प्रॉफिट हो, जो भी लॉस हो, उसका हम लिखित में समझौता कर लें, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, आपसी टेंशन न हो, फाइट न हो। तो जो वो लेटर बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको तो हम कहते हैं आमतौर से उसको हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड, बट हिंदी में उसको दो नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा समावेलन का प्रमाण पत्र, दूसरा है पार्षद सीमा नियम, तीसरा है फर्म के निर्माण का प्रमाण पत्र, और चौथा है साझेदारी अंतर नियम। तो हिंदी में पार्टनरशिप डीड को देखिए साझेदारी संलेख भी कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन हमारा एक बनता है कि साझेदारी संलेख को और किस नाम से जाना जा सकता है, तो उसको हम साझेदारी अंतर नियम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 17 है कि अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय अयाचित किया जाता है कहलाती है। देखिए अब अयाचित का क्या मतलब होता है, मैं इंग्लिश में इसको डिफाइन करता हुआ चलूँगा और हिंदी में भी। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास, आपने शेयर लिया और आपके पास मेरे 1000 रुपये हैं, ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि एक काम कीजिए, आप मेरे को 900 रुपीज़ दे दो, ठीक है, तो आपने मुझे 900 रुपये दे दिया। मैंने ये कहा कि एक काम करो कि आप 100 रुपये अपने पास ही रखे रहो, जब मुझे नीड होगी, मुझे ज़रूरत महसूस होगी, तो मैं आपसे उस पैसे को मांग लूँगा। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे अपने शेयर होल्डर्स से इस बात को कहा। तो ये तो अयाचित पूंजी हो गई, बट अब मेरी ये ज़रूरत पड़ गई कि मेरी कंपनी की समाप्ति हो रही है, यानी मेरी कंपनी का विघटन हो गया, हमारी कंपनी का
बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, अब हमारी कंपनी घाटे में जाने लगी है, तो हमने ये डिसाइड किया कि अब जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उनका भुगतान हमको पेमेंट करना है, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे उन शेयर होल्डर से कि आप एक काम कीजिए कि आपसे हमने पूरा पैसा कभी मांगा नहीं था, राइट। आपसे हमने जितने आपके शेयर है उसके 90% आपसे हमने लिया था। तो जिन जिन शेयर होल्डर्स के पास हमने पैसा छोड़ा था, मेहरबानी करके अब वो कंपनी में अपना पैसा दे दें, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अयाचित पूंजी का वो भाग यानी कि न मांगी गई कैपिटल का वो भाग जो कंपनी के विघटन के यानी कि उसकी समाप्ति के समय मांगा जाता है कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से, तो उसको किस प्रकार की कैपिटल के नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं संचित पूंजी यानी कि रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको आज क्लियर हो गया होगा कि न मांगी गई कैपिटल का या पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन केवल समापन पे मांगा जाता है तो उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है संचित पूंजी यानी कि रिजर्व कैपिटल। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो एकदम पूरी देखो लास्ट तक, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते की प्रकृति क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले साल शायद आ भी चुका है और कई एग्जाम्स में ये बार बार पूछा गया है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट जो एनपीओ होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये क्वेश्चन है, तो वो एक कितने प्रकार के खाते बनाती है, वो एक रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंसेस बनाती है और लास्ट में वो बैलेंस शीट भी बनाती है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है ये किस प्रकार का खाता है, तो ये एक प्रकार का हमारा वास्तविक खाता है, ये रियल अकाउंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश का आना और कैश का जाना से संबंधित या रिलेटेड इसमें अकाउंटिंग की जाती है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक सहकारी समिति में न्यूनतम सदस्यों की कितनी संख्या हो सकती है। तो एक सहकारी समिति में न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या होती है फ्रेंड्स, वो होती है अपनी 10 सदस्यों की संख्या पे ही हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि कम से कम 10 सदस्य होनी चाहिए, तब जाकर के हमारी सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है समाज के लोगों की सेवा करना। और कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि समाज के दबे कुचले गरीब या परेशान लोगों के लिए जो समितियां बनाई जाती हैं जिनमें सभी को पैसा लगाने का मौका मिलता है, तो ऐसी समिति को क्या कहा जाता है, तो इसको हम सहकारी समिति के नाम से जानते हैं। न्यूनतम इसमें 10 सदस्य होने चाहिए। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो फटाफट से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन कर लो अभी के अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सीमित साझेदारी अधिनियम किसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो साझेदारी तो एक हमारी है, वो हमारी 1932 यानी 1932 की धारा 4 के अंतर्गत डिफिनेशन दी गई है। लेकिन सीमित साझेदारी अधिनियम किसके अंतर्गत आती है, जिसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। और इस फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होता है और इनको एलएलपी के नाम से भी जाना जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो सीमित साझेदारी अधिनियम आती है हमारी 2008 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने स्क्रीन पे देखा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपके स्किप करने के लायक हो। तो फटाफट से बस चैनल को ग्रो करो, चैनल को शेयर करो, ठीक है। और कोई ग्रुप वगैरह हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसमें आपको बहुत सारे नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाऊंगा। आप ग्रुप वगैरह बताओ कमेंट करके। अब वीडियो कैसे लगी इसके बारे में भी कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।